Now we'll continue the same in the isothermal reversible compression. What is going to be the work done and ग्राफ कैसे दिखेगा. तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्रेशन हो रहा है मतलब वर्क इज़ गेटिंग डन ऑन द सिस्टम. तो जब सिस्टम के ऊपर काम होता है तो W यहाँ पे सिंपल सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा. एंड नाउ व्हेन यू मेक अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस V, जब आप P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे, P वर्सेस V का, तो मैं इसको एक स्टेप वाला बनाऊंगा और दो स्टेप वाला बनाता हूँ, सो दैट हमको ये क्लियरिटी मिले कि वर्क डन किस में ज़्यादा हो रहा है, एक स्टेप में कि दो स्टेप में. पीस, दिस इज़ द वन स्टेप, दिस इज़ द टू स्टेप. ठीक है, कॉम्प्रेशन दोनों के केस में हो रहा है. तो जब आप कॉम्प्रेशन बोलते हो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो सिस्टम है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा. तो ये इनिशियली मान लीजिए आपका ए है, इसका आपने वॉल्यूम रखा है V1, अब ये इसका प्रेशर रखा है आपने P1. अब ये कॉम्प्रेस होकर पहुंच गया, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा कॉम्प्रेशन के केस में, सो V2 हो गया और इसका प्रेशर जो था वो जो है वो P2 पे पहुंच गया है. अच्छा, तो ये कॉम्प्रेस मतलब जो आपका पिस्टन है वो रुक जाएगा यहाँ पे पहुँचने के बाद. क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसका इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, ये आपका जो है प्रेशर ऑफ द गैस है, जब आपने इसको कॉम्प्रेस किया तो पिस्टन जो है वो अब रुक चुका है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द गैस इज सेम एज द external pressure. So P gas equals to P external. So the system gets the movement of the piston gets stopped. So now area under the PV curve. अच्छा, अब यहाँ से आप यहाँ पे पहुँच तो गए, यहाँ से यहाँ पे आपने पहुँच गए A to B. अच्छा, अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके अंडर में चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो आपका वर्क डन होता है. तो इसके अंडर में आपका क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ गए, ये हो गया. तो आपका जो एरिया आ रहा है यहाँ पे, द एरिया विच इज़ कमिंग अंडर दिस रेंज इज़ दिस एरिया. ठीक है, ये आपका वर्क डन आ रहा है जब आप एक स्टेप में कॉम्प्रेस्ड सिस्टम को कर रहे हैं. अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको एक हॉल्ट लेके करने वाला हूँ. मतलब आई विल गो A टू A डैश, देन A डैश से मैं B पे जाऊँगा. तो मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, अगेन A पे ही है, इसका वॉल्यूम जो है V1 लीजिए और प्रेशर P1 लीजिए. तो A से जब वो यहाँ पे आपने वॉल्यूम V1 लिख दिया, ये आपका प्रेशर हो गया P1. नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम A टू A डैश, ये आपका A डैश. तो इसका जो प्रेशर रहेगा और वॉल्यूम रहेगा, मान लीजिए वो ये भी कुछ तो अल्फ़ाबेट हम पकड़ लेते हैं, चलिए ये V डैश और ये P डैश. अब ये यहाँ से यहाँ मूव करके गया, दैट इज़ एज अ पोजिशन. इसको मैं V2 ही पकड़ता हूँ, दैट इज़ सिंपल रहेगा, एंड V2. तो ये जब यहाँ पे पहुँच गया आपका पोजीशन B पे, तो इसकी वॉल्यूम हो गई V3, प्रेशर हो गया P3, बिकॉज ये कॉम्प्रेस्ड हो रहा है. अच्छा, सिंपल सी बात है, ये आपने एक बीच में हॉल्ट लेके यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो आपने क्या करना है, देखिए A से B पे आप पहुँच ही रहे हो ना. तो A से जब B पे पहुँच ही रहे हो तो ये दोनों एक्चुअली सेम है, खाली मैंने बीच में एक हॉल्ट लिया है. तो अब आपने ये चेक करना है कि भाई एरिया किस में ज़्यादा आ रहा है. तो ये B है, B पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है P3, P3 के अंडर में चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है V2 से V3, तो वो एरिया अंडर द कर्व लगा दीजिए. तो ये आपका हो गया पूरा. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आप मूव कर रहे हो P2 से आपका A डैश से A पे जा रहे होते. तो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या था आपका, ये वाला था P2. तो एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर में चेंज इन वॉल्यूम क्या था V1 से V2, तो ये आप बढ़ा दीजिए ऐसे. तो इनके इन शॉर्ट आपका जो टोटल एरिया आ रहा है वो ये यहाँ से लेके ये आ रहा है पूरा. ठीक है, ये पूरा एरिया आ रहा है. इसका एरिया मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो इसका एरिया कैसे है, तो ये जो है अगर दोनों को आपने कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो है सेकंड वाले के केस में ये थोड़ा सा वर्क डन कम हो रहा है. तो वन स्टेप हैड मोर वर्क देन टू स्टेप.
ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मली जब आप कॉम्प्रेस्ड कर रहे हैं तो एक स्टेप में वर्क डन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेप नंबर 2. So I have, with the help of graphical representation, I have explained you in the case of expansion work done किस में ज़्यादा होता है. तो expansion के केस में जैसे जैसे आप number of steps बढ़ाते जाएंगे work done वहाँ पे ज़्यादा होता है. And in case of compression, as you keep on decreasing the number of steps, the work done gets increase or more. Okay. Now moving ahead, I am starting with a numerical. I have written one numerical here. A certain electric motor produced 16 kilojoule of energy each second as a mechanical work and lost 3 kilojoule as a heat to the surrounding. What is the change in internal energy आपने बताना है. मतलब एक मोटर है वो 60 किलो जूल की एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब वो अपनी ही कॉस्ट पे तो प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से क्या कर रहा है वो 3 किलो जूल की जो हीट है वो सराउंडिंग में लॉस हो जा रही है. अच्छा, अभी यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए जो आपका एनर्जी होता है, एनर्जी का दो ही फॉर्म होता है, दैट इज़ हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क. You cannot convert all energy into work, but you can convert all energy into heat. वो पॉसिबल है. अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है. मतलब इलेक्ट्रिक मोटर ने एनर्जी प्रोड्यूस किया 16 किलो जूल का. तो जो एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है सिस्टम में ऑलरेडी, क्योंकि एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क. तो वो खुद की कॉस्ट पे ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और वो भी कितनी है यहाँ पे एनर्जी मतलब वर्क कितना है यहाँ पे 16 किलो जूल का. तो जब उसने खुद की कॉस्ट पे वर्क परफॉर्म किया है तो W क्या हो जाएगा 16 किलो जूल. क्या हो जाएगा 16 किलो जूल. अच्छा, एनर्जी कितनी लॉस्ट हो रही है, दैट इज़ योर Q माइनस 3 किलो जूल. ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन से मैं बता रहा हूँ लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है. अच्छा, अब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली आपको इक्वेशन पता होगा, दैट इज़ डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W. तो आपने Q की वैल्यू पुटअप करनी है -3 किलो जूल, फिर ये आपका प्लस है यहाँ पे और उसको वैल्यू हमने माइनस में लेना है तो वो नेगेटिव हो जाएगा 16. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस ऑफ 19 किलो जूल. तो इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम में टोटल चेंज होगी. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा यू इज़ माइनस 19 किलो जूल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ कॉम्प्रेस्ड. अगर गैस कॉम्प्रेस्ड हो रही तो अपने दिमाग में आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली है, फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 20 atm टू 100 atm. Now they are asking to calculate this your internal energy, change in internal energy and Q. तो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे पहली बात तो उसने वर्क डन यहाँ पे नहीं पूछा, उसने पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दिस. तो सिंपल सी बात है, आपने आइसोथर्मली यहाँ पे वर्ड सुना तो आइसोथर्मली मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है 0. And we have seen that internal energy is a function of temperature. मतलब अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही थी. अरे बड़ी मतलब दोनों कनेक्टेड ही है. तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 बन रहा है तो मैं लिख सकता हूँ ना, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई आपकी. अब आपने पता क्या करना है, क्यू निकालना है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता ही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W. Q प्लस W. वी वॉन्ट टू गेट अ Q, तो Q के लिए W का होना बहुत ज़रूरी है. तो वो जरा निकालते हैं हम लोग. सी देयरफॉर क्या हो जाएगा Q इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W. अब W जो है 2.303
NRT, अभी इसने प्रेशर दिया है कि वॉल्यूम दिया है? प्रेशर दिया है, सो इट इज़ P1 अपॉन P2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। सिस्टम आपका क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। आपने इसका डेरिवेशन तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया ही है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे आपका मैथमेटिकली, हम लोग ये जस्ट देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। सो 2.303 n की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 1 मोल, सो इंटू 1। अच्छा, R का हमको वैल्यू यहाँ पे दे दिया उसने 2 कैलोरीज़ में, इसकी लीटर एटीएम में भी जाती है और जूल में भी वैल्यू जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा वी आर गोइंग टू यूज़ इट। तो यहाँ पे R का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है हमको? 300 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 27 डिग्री है तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग ऑफ 20 अपॉन हाउ मच? 100। P2 इज़ 100। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका, दिस इज़ 1/5। सो 1/5 मतलब क्या हो गया आपका? 0.2। सो 2.303, इसको मैं 2 ज़ीरो यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो आई विल मेक इट 230 पॉइंट इंटू दिस इज 6 इंटू लॉग ऑफ 0.1/5 हो जाएगा 0.2। इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कुछ तो वैल्यू मिल रही है। सो दैट नंबर कम्स नियरली, दिस इज़ गोइंग टू बी 6, दिस इज़, तो ये हो जाएगा आपका तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है माइनस ऑफ 965.84 कैलोरीज़ में आएगा। कितना आएगा? इतनी कैलोरीज़ में इसकी वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, 2 इंटू 10⁻⁻1, तो -1 आगे आ जाएगा। तो ये आपका W का वैल्यू इतना बनने वाला है, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के मैंने इधर पे पुटअप करनी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर Q बराबर डेल्टा U तो हमको पता ही है कितना है, 0 ही है। तो ये वैल्यू बराबर एग्जैक्टली यहाँ भी मैच हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 965, दैट इज़ कैलोरी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन NEET as well as in the JEE. Now moving ahead in the question number 3, I have written here question 3. A given mass of gas expand from a state A to state B, यहाँ से वो यहाँ गया है, by 3 path 1 2 3 as shown in the figure. If W1 W2 and W3 are work done by the gas respectively, then किस केस में वर्क डन ज़्यादा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। द एरिया अंडर द PV, जो आपका ग्राफ होता है, PV कर्व के अंडर में जो भी एरिया आता है वो ज़्यादा वर्क डन, जिसमें ज़्यादा एरिया आएगा वो ज़्यादा वर्क डन करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने थर्ड वाले को देखा तो थर्ड वाले का जो ग्राफ बनेगा, थर्ड वाले का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार होगा। तो इसके अंडर में एरिया क्या आ रहा है? ज़्यादा आएगा। जैसे ये आपका हो गया इनिशियल, ये थर्ड वाले के लिए हो जाएगा। अगर आप सेकंड वाले की बात करते हो तो सेकंड वाले का जो है वो इस प्रकार है, तो इसका एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, P वर्सेस V में। नाउ व्हेन यू मेक अ थर्ड वन, दैट इज़ फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन वाले का जो है कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका एरिया और कम है। तो वर्क डन जो है किस केस में ज़्यादा रहेगा? जहाँ पे आपका एरिया ज़्यादा है। सो दिस वन, सो थर्ड वाला, ये थर्ड वाले का ग्राफ है, ये सेकंड वाले का है, ये फर्स्ट वाले का है। तो जो है मैक्सिमम वर्क डन जो है आपको 3 में मिलेगा, फिर 2 में, फिर 1 में। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है।